हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। स्टार्टअप की दुनिया में हर वो बात जो बड़ी बारीक है, पेचीदा है, उसको आसान भाषा में हम आपके सामने लेकर आते हैं और उसके साथ ही यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने का भी काम स्टार्टअप मंत्र बखूबी करता है। दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे खास चर्चा में हम समझते हैं इस पूरे इकोसिस्टम के चैलेंजेस के बारे में, इसकी तमाम बातों को, बड़ी बारीक बातों को हम डिकोड करने की एक तरह से कोशिश करते हैं। आज के स्टार्टअप मंत्र में दो अलग अलग फील्ड के दिग्गज हमारे साथ जुड़ेंगे। एक तरफ रियल एस्टेट में एक अलग तरह की सर्विस देने वाली नो ब्रोकर के हमारे साथ खास जो फाउंडर्स हैं वो जुड़ेंगे और उसके साथ ही माइक्रो फाइनेंस की दुनिया में किस तरह से नई नई छलांगे लगा रही है दुनिया, उसके भी एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे नो ब्रोकर पर। जोड़ते हैं अपने साथ नो ब्रोकर के फाउंडर और सीईओ अमित अग्रवाल को, और इसके साथ ही हमारे साथ सौरभ गर्ग जुड़ने हैं, को फाउंडर नो ब्रोकर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और नो ब्रोकर वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज के बारे में आप जानते हैं इनके बारे में, और बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन इन्होंने किया है हाल फिलहाल कुछ सालों में। लेकिन जरा कुछ और बातों को इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपको चर्चा में शामिल करूंगा। ये बताइए कि बिजनेस के बारे में तो हम जान रहे हैं, रियल एस्टेट की ग्रोथ के बारे में भी जान रहे हैं, सर्विसेज के बारे में भी जान रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले बताइए किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या चीजें जो हैं जिन पर आप रोशनी डालना चाहेंगे। तो देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में सरकार ने सॉल्व करे हैं पिछले कुछ सालों में। तो आज से 5-10 साल पहले एक बड़ी समस्या ये थी कि घर बन जाता, घर के लिए पैसे दे देता था कस्टमर और घर बनता ही नहीं था। अकाउंटेबिलिटी पकड़नी बड़ी मुश्किल थी। रेरा के आने के बाद, जीएसटी के आने के बाद तो बहुत उसके अंदर सुधार आया है, तो वो तो बड़ी अच्छी बात रही है। इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात अब अगले, जो मुझे लगता है अगले 10 सालों में ये है कि इंडस्ट्री बहुत क्लीन अप हो गया है। डिमांड आउटस्ट्रिप सप्लाई राइट नाउ। इस वक्त चाहे वो रेंटल हो, मेट्रो में, चाहे बाय एंड सेल हो, डिमांड इतनी ज्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं है, इसलिए रेंटल बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि डिजिटाइजेशन जो है लैंड रिकॉर्ड्स का, वो थोड़ा और स्पीड से होना चाहिए सभी जगह, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, ताकि ट्रांसपेरेंसी बेसिकली और इंक्रीज हो जाए। बट अगर आप हमसे पूछें तो ओवरऑल हम लोग 6 शहरों में हैं। हमारा रेवेन्यू हर साल हम 1.5 गुना 2 गुना अपना रेवेन्यू कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं हम अगले 50 शहरों में फैलें। तो हमें तो बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है रियल एस्टेट में, और हमें लग रहा है कि पूरा जो ये चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में और नॉन डिजिटल से डिजिटल में, उसका लाभ हमें और हमारी जैसी और भी बहुत सारी रियल एस्टेट स्टार्टअप्स को मिलेगा। अमित, बड़ा एक अहम सवाल मेरा आपसे है कि हम ये देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, यहाँ पर रेंटल्स जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। नो ब्रोकर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या आने वाले वक्त में कुछ नरमी नजर आ सकती है? तो ना, मैं बहुत ही, एक तो मैं स्ट्रैटेजिक उत्तर दूंगा इसका और एक बहुत ही टैक्टिकल उत्तर दूंगा। मैं दोनों बताता हूं आपको। देखिए, स्ट्रैटेजिक तो इसका जवाब ये है कि आने वाले समय में ये जो समस्या है डिमांड सप्लाई की, वो केवल कुछ समय के साथ ही सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कोविड में क्या हुआ कि कोविड में अर्बनाइजेशन तो होता रहा, लेकिन नई सप्लाई बन नहीं पाई और बहुत से बिल्डर बंद भी हो गए, तो उसकी वजह से गैप आ गया है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नए कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो रहे हैं और बेसिकली वो बन रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर सप्लाई आ जाएगी और जो ये आर्टिफिशियल बेसिकली स्कैर्सिटी हो गई है वो ठीक हो जाएगी। टैक्टिकल मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको भाई घर चाहिए, आपको किराए पे घर लेना है और आपको दिख रहा है कि भाई डिमांड बहुत है और बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप वीकेंड का इंतजार मत करिए। जैसी कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखती है, वीक डे में शाम में जाइए और पसंद आती है तो फाइनलाइज करिए। और अभी पिछले साल क्या रेंट था उसकी चिंता मत करिए। अभी जो आपको घर पसंद आ रहा है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेंट पे लीजिए। ये हमें पक्का है कि आने वाले सालों में इस तेजी से रेंट नहीं बढ़ सकता और नहीं बढ़ेगा, तो उसकी चिंता ना करें। अगर 15-20% रेंट बढ़ गया, चिंता ना करें, आगे नहीं बढ़ेगा इतना, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो यही मेरा मेरा सुझाव होगा।
बिल्कुल, और ये काफी रिलीफ की बात है उन लोगों के लिए जो कि इन शहरों में रेंटल हाउसेस लेते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। अमित, जरा हमें ये बताइए कि ये जो आपकी कंपनी है नो ब्रोकर, अहम सर्विस के बारे में तो हम जानते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी सर्विस में आप डील करते हैं, आगे किस तरह की योजना है? तो हमारा जो है विस्तार की योजना ये है कि अभी हम 6 शहरों के अंदर हैं और हमारा एक दूसरा वर्टिकल है नो ब्रोकरहुड जो करीब 10 शहरों में है। लेकिन इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है वो अगले 50 शहरों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर हम अपने ये 6 शहर 50 शहर की तरफ ले जाना चाहते हैं। और जैसा आपने बोला, हो सकता है कि कुछ छोटे शहरों के अंदर भाड़े पे घर जल्दी लग जाता हो क्योंकि वहां पे टू लेट बोर्ड है या लोग आपस में जानते हैं। लेकिन फिर उन शहरों में बाय सेल में बहुत समस्या है। उन शहरों में ब्रोकरेज बहुत हाई है। प्लॉट की डील्स के अंदर कई बार कस्टमर के साथ धोखा हो जाता है। तो अच्छे लॉयर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो हर किसी शहर की समस्याएं अलग होती हैं, बड़े शहर की अलग होती हैं, पर छोटे शहर की भी अपनी बहुत समस्याएं होती हैं। उनको भी डिजिटल हेल्प चाहिए, उनको भी प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए, तो वो हम देना चाहेंगे। अमित, बड़े शहरों की हम बात करें तो किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का रुझान लोगों की ओर बढ़ा है, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ नए ट्रेंड्स भी सामने आए हैं? नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। तो इसके अंदर 2-3 चीजें देख रहे हैं। पहला तो हम लोग ना हॉलिडे होम का कॉन्सेप्ट अब ज्यादा देख रहे हैं कि लोग बेसिकली शहर के बाहर जो है घर ज्यादा लेने लगे हैं। तो हॉलिडे होम, चाहे वो लोनावला से लेकर देहरादून हो, उनकी सेल के अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई है। उनके प्रोजेक्ट के अंदर भी लॉन्च में बहुत बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर ही ना लोग प्रेफर कर रहे हैं कि 2 एक्सट्रीम हो गए। या तो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम एकदम ऑफिस के पास रह लें, बच्चों के स्कूल के पास रह लें, ताकि ट्रैवल टाइम हमारा कम हो जाए। या फिर लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में अगर अभी भी वर्क फ्रॉम होम है, तो वो लोग फिर शहर के बाहर लेना चाह रहे हैं जहां पे घर बड़ा मिले, 3 BHK मिले, विला मिले, 4 BHK मिले, और वो बजट के अंदर हो। बालकनी पे पहले इतना फोकस नहीं था, पर अब बालकनी की भी डिमांड बेसिकली बहुत बढ़ गई है। पेट्स पे फोकस बहुत हो गया है, तो लोग चाहते हैं कि पेट फ्रेंडली घर उनको मिले। तो ये हमने बेसिकली कुछ ट्रेंड देखे हैं कि लोग पेट फ्रेंडली बड़े घर, मोर एम्यूनिटीज चाहते हैं जब तक वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, या फिर वो एकदम ऑफिस के बगल में, स्कूल के बगल में चाहते हैं। पर वेकेशन होम्स का भी एक बहुत अच्छा वो है कि अच्छा ठीक है, चलो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं जा सकते कहीं दूर, लेकिन जब कभी समय मिले तो क्या हम शहर की भागम भाग से दूर निकल सकते हैं कि नहीं। अमित, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनको सबसे अहम सुझाव क्या होगा स्टार्टअप की दुनिया के लिए? आपकी ओर से क्या अहम सलाह उनके लिए होगी? तो देखिए, मेरी सलाह ये होगी, मेरी सलाह दोनों एक्सट्रीम पे होगी। पहले एक्सट्रीम पे तो ये होगी कि बहुत सारे टीवी शोज को देख के ज्यादा एक्साइटेड ना होवे, क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत ही कठिन यात्रा है। तो अगर आपको पूरा भरोसा है तभी इस यात्रा में आए। मुझ जैसे एंटरप्रेन्योर को आप टीवी में देख के ना डिसाइड करें। सेकंड मेरा ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा, आपको अगर लगता है कि हाँ आपका स्टार्टअप करने का मन है, आपको कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप जिससे आप पैशनेट है, तो फिर बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कस्टमर्स बहुत ज्यादा इंटरनेट फ्रेंडली हो गए हैं, अक्रॉस एजेस, अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस इकोनॉमिक स्टेटा। ये बेस्ट टाइम है, और पूरा जो फंडिंग भी है वर्ल्ड भर में वो इंडिया को देख रहा है। हाँ, हो सकता है अभी 6 महीने साल भर फंडिंग थोड़ा कम चल रहा हो, लेकिन वापस वो तो ऊपर नीचे का दौर है, वापस आने ही आना है। तो इंडिया अभी बहुत ही अच्छे टाइम में है अगर आपको अपना कुछ करना है। और यंग लोगों को तो इन्वेस्टर्स बहुत ही फेवर कर रहे हैं, वो फुल ऑफ आइडियाज भी होते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप में कुछ करने का पैशन है तो ये बेस्ट टाइम है। अपने बेसिक फाइनेंसेस आप अरेंज कर लीजिए कि अगले 1-2 साल के लिए आप पैसे इकट्ठे कर लीजिए बिजनेस के लिए और अपने रहने के लिए, और उसके बाद पूरा जान लगा दीजिए। ये आई थिंक इंडिया का गोल्डन एज है, और ये वापस आएगा नहीं अगले 20 साल। बिल्कुल अमित, बहुत अच्छे से आपने रोशनी डाली। और चलिए अब आपके दूसरे को फाउंडर की ओर रुख करते हैं। सौरभ गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहुत बहुत वेलकम आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो नो ब्रोकर, इसका आइडिया कैसे आया, कहाँ से चिंगारी फूटी?
तो प्रशांत जी, जब जब ये काफी पुरानी बात है कि मैं 2007 में मुंबई में रहता था और मैंने जस्ट अपनी जॉब छोड़ी थी और नया घर ढूंढ रहा था। और उस टाइम में मैंने काफी प्रॉब्लम फेस करी जब मैंने घर ढूंढना शुरू किया। तो मैंने देखा कि पहले मैं गया, और ये पहला टाइम था जब मुझे मालूम चला कि अच्छा, घर ढूंढने के लिए ब्रोकर की जरूरत होती है, क्योंकि उससे पहले मैं हॉस्टल में रहता था, आईआईटी में, IIM में, अगेन हॉस्टल में था, और उसके बाद एक कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन में था। तो मुझे कभी मालूम ही नहीं था कि घर ढूंढना इतना मुश्किल काम होगा। और फिर जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे लगा कि आप ये सारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। उस टाइम पे काफी रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म्स या हॉरिजॉन्टल भी थे, पर आपको आराम से घर मिल जाएगा। बड़ा विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे को करीब 2 महीने लगा और मुझे एक भी घर नहीं मिला। तो 2 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो फिर फाइनली जाके मैंने एक ब्रोकर से बात करी और उसने मुझे बहुत ही खराब घर दिखाने शुरू करे। जब मैंने बोला कि इनमें तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, किसी और के साथ काम करूंगा, तो उसने मुझे एक ढंग का घर दिखाया, जो फाइनली मैं इतना थक चुका था तब तक कि मैंने वो घर ले लिया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और वहां से इस आइडिया की शुरुआत हुई। तो 2013 में हमने काम करना शुरू किया उसके ऊपर, और 2014 मार्च 1 को हमने नो ब्रोकर लॉन्च किया, और अब ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं। तो काफी काफी एक्साइटिंग जर्नी रही है। सर, अब अमित ने तो मोटा मोटी बताया, लेकिन जरा आप विस्तार से बताइए किस तरह की सर्विसेज में आप डील करते हैं, किस तरह का विस्तार है, क्या क्या वो चीजें हैं जिन पर आपका फोकस है। तो नो ब्रोकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओनर्स और टेनेंट्स और बायर्स और सेलर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, बिना किसी ब्रोकर के, बिना किसी इंटरमीडिएरी के, बिना किसी ब्रोकरेज के। तो आप अगर अपना घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, या घर रेंट पे लेना चाहते हैं, तो घर रेंट पे देना चाहते हैं तो आप नो ब्रोकर के थ्रू बिना ब्रोकरेज के ये काम कर सकते हैं, इसलिए हमारा नाम नो ब्रोकर है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी रियलाइज करा कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लोगों को चाहिए इस पूरी रियल एस्टेट जर्नी में। तो अगर आप फॉर एग्जांपल टेनेंट हैं और अगर आप घर ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं, तो घर ढूंढने के बाद आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, आपको पैकर्स एंड मूवर चाहिए, क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए। सिमिलरली अगर आप ओनर हैं तो आपको पेंटिंग करानी होगी घर की। अगर आप बायर हैं तो आपको होम लोन चाहिए, सेल एग्रीमेंट चाहिए, मॉर्गेज चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नाउ वी आर अ वन स्टॉप शॉप। आपको कुछ भी करना है अपनी रियल एस्टेट जर्नी में, आप नो ब्रोकर पे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एकदम ही सीमलेस है, हर एक सर्विस का एकदम क्वालिटी सर्विस आपको मिलेगी नो ब्रोकर पे, एंड एंड टू एंड आप पूरा काम नो ब्रोकर पे ही कर सकते हैं। हमारा फोकस यही है कि हम लोगों को और ज्यादा से ज्यादा घर दिला सकें, लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और जहां भी उन्हें लगता है कि उन्हें अभी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है इस जर्नी में, या कहीं जहां भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, नो ब्रोकर वहां पे उनका साथ देगा और हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। सर, अब जरा हमें ये बताइए कि जो पूरा ये बिजनेस है ये कितना बड़ा है और आगे ग्रोथ को लेकर किस तरह के आउटलुक आप दे सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग मोटा मोटा रफली 60 से 70 हजार लोगों को घर मिलता है हर महीने नो ब्रोकर पे। तो एक साल में अगर आप देखें तो 8 लाख प्लस लोग नो ब्रोकर पे घर लेते हैं बिना कोई ब्रोकरेज पे करे हुए। तो ये काफी काफी बड़ा है। और अभी हम छह मेजर शहर में हैं। तो हम लोग मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, इन दिल्ली NCR में है। आउटलुक बहुत ही अच्छा है। इस टाइम बहुत अच्छी डिमांड है, काफी लोग घर खरीदना चाहते हैं। जिन लोगों ने पिछले 10 साल में नहीं सोचा कि घर खरीदना है, वो भी इस टाइम घर खरीदने के लिए उत्सुक हैं। बिकॉज काफी अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि हाँ, घर होना चाहिए अपना। एंड अगर आप देखेंगे तो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। तो बहुत डिमांड है, एंड इट्स एन अपसाइकिल इन रियल एस्टेट, पर हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेगी। तो घर वाला एक जो है बाय वाला, वो काफी अच्छा कर रहा है। रेंटल की भी बहुत डिमांड है, बिकॉज काफी लोग जो अपने होम टाउन से चले गए थे कोविड के टाइम पे, अभी वापस आ गए हैं। और रेंटल की डिमांड भी मेजर शहरों में काफी ज्यादा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू अक्रॉस मेट्रोज। अगर आप चाहे बैंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, मुंबई, हैदराबाद, सब जगह रेंट्स भी काफी बढ़ गए हैं। तो इसमें नो ब्रोकर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्ट कर रहा है। बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सटर्नल दबाव है कि या कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है जो ब्रोकर क्रिएट करता है कई बार। तो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन होता है।
बिल्कुल सौरभ, और ये तो हमने आपके कारोबार के बारे में जानकारी ले ली, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि किस तरह की रिकमेंडेशन होगी आपकी स्टार्टअप वर्ल्ड को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, चाहे फंडिंग के लिहाज से हो, चाहे किसी और सहारे के लिहाज से हो? अगर सरकार थोड़ा सा और हेल्प करे कि जो एकदम ही यंग कंपनीज हैं, जो कि एकदम ही इंफेंसी में होती हैं, जैसे कि कैंपस पे कंपनीज है जो कि यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उसमें थोड़ा फंडिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल सके, बिकॉज अभी क्या होता है कि यूजुअली फंडिंग थोड़े से जब स्टार्टअप ग्रो हो जाते हैं तब ज्यादा यूजुअली मिलती है, एकदम यंग स्टार्टअप थोड़ा फाइट होता है अभी भी। तो अगर जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे यूएस वगैरह में, स्टैनफोर्ड में है, एमआईटी में एकदम यंग स्टार्टअप जो कि कैंपस पे ही बनते हैं, तो उनको भी फंडिंग मिलती है। आई थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बिकॉज हमारे पास बहुत ही होनहार बच्चे हैं जो कि कॉलेजेस में हैं, और वहीं से अगर वो स्टार्ट कर सके तो स्टार्टअप इकोसिस्टम और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे और अमित से बातचीत करके, और उम्मीद है कि आप आगे भी बेहतर और बेहतरीन तरीके से काम करते रहेंगे, और आपको भविष्य की आपकी योजनाओं और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये तो बात हुई नो ब्रोकर की, लेकिन अब जरा हम रुख करते हैं किसी और दुनिया का, और ये है माइक्रो फाइनेंस की दुनिया।